हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कि विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में। यह जो है विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को यह मनाया जाता है। तो हम लोग विश्व जैव ईंधन दिवस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वह 10 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, और यह चर्चा में है इसलिए क्योंकि विश्व जैव ईंधन दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। तो यह क्या है, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे हो गया कोयला, पेट्रोल यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, डीजल, ये सब जो हो गया, ये सब पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है। और इसका जो है क्या, इसका क्वांटिटी लिमिट है। तो इसी का जो विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन जो है यानी जो बायोफ्यूल है, उसके महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है कि मतलब इसका जो अल्टरनेटिव आप यूज करें। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन और वैश्विक पर्यावरण सुविधा के सहयोग से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है नॉन रिन्यूएबल, वह इस अवसर पर 2 योजना का शुरुआत किया है। एक इंटरेस्ट सबवेंशन योजना और एक है जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम का GIS आधारित इन्वेंटरी टूल। यह 2 योजनाओं को लागू किया है। और जैव ईंधन जो है कार्यक्रम वह भारत सरकार की क्या आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है जो भी, वह क्या बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, और इसके बदले में क्या हमको पैसा बाहर देना पड़ता है। तो अगर हम लोग जैव ईंधन का उपयोग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर भारत में ये रहेगा तो क्या भारत इससे आत्मनिर्भर बन सकता है। और विश्व जैव ईंधन दिवस का इतिहास क्या है, यह दिवस जो है वह सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि डीजल इंजन के आविष्कारक थे, सर रुडोल्फ डीजल। और जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर वनस्पति तेल के प्रयोग की संभावना की भविष्यवाणी करने वाले पहले व्यक्ति थे कि हम लोग डीजल के रिप्लेसमेंट के तौर पर वनस्पति तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसका भविष्यवाणी करने वाले यह पहले व्यक्ति थे। इस वर्ष जो मनाया जा रहा है विश्व जैव ईंधन दिवस, तो उसका थीम क्या है 2022 का थीम रखा गया है पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जैसे हम लोग पेट्रोल, डीजल ये सब यूज करते हैं, उसके जगह पर हम जैव ईंधन का उपयोग को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। इसके लिए क्या है, कुछ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किए हैं हरियाणा में, पानीपत में। तो अलग अलग जगह पर जैव ईंधन के लिए प्लांट खोला जा रहा है अभी। और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से इसका आयोजन किया जा रहा है, विश्व जैव ईंधन दिवस का। इसका महत्व क्या है, तो जैसे कोई भी क्या हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो किसी कार्बनिक पदार्थ क्या है, जीवित या किसी एक समय पर जीवित सामग्री है से कम समय में उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है। यह जो है जैव ईंधन जो है यह किसी कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होता है, तो उसे जैव ईंधन हम लोग कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया इथेनॉल, बायोडीजल, ग्रीन डीजल, बायोगैस, यह क्या रिप्लेसमेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब का। तो इसका रिप्लेसमेंट यह है इथेनॉल, बायोडीजल है, ग्रीन डीजल है, बायोगैस है, ये सब। और बायोडीजल से जो है यानी जो जैव ईंधन है, उससे हम लोग क्या कच्चे तेल पर कम आत्मनिर्भर मतलब कम निर्भर रहेंगे दूसरे देशों से, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति आती है तो बहुत सा देश ऐसा है जो उस केस में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कम एक्सपोर्ट करता है, तो उस केस में क्राइसिस होने का संभावना ज्यादा रहता है कच्चे तेल पर। और जैसे कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो वैसे वैसे डीजल, पेट्रोल ये सब का भी दाम बढ़ते जाता है, महंगाई बढ़ते जाता है। तो हम लोग जैव ईंधन ज्यादा से ज्यादा अगर उपयोग करेंगे तो एक तो होगा कच्चे तेल की निर्भरता पर हम
कम रहेंगे निर्भर। और दूसरा जो है इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है जो हम लोग कॉन्वेंशनल अभी यूज करते हैं फ्यूल उसमें, लेकिन जो जैव ईंधन उपयोग करेंगे तो उससे क्या हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। और जैसे जिस प्लांट से अगर बायोडीजल या ग्रीन डीजल ये सब निकलता है तो उससे क्या ग्रामीणों यानी किसानों को ज्यादा से ज्यादा उस पौधे का उत्पादन करेंगे। इसके द्वारा क्या ग्रामीणों के लिए क्या अतिरिक्त आय भी मिल जाएगा, आय का स्रोत हो जाएगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगा। और इससे क्या होगा जैसे ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को भी यह पूरा करने में मदद करेगा। और जो परिवहन की बढ़ती मांग है, मतलब बसें ज्यादा अभी चाहिए लोगों को ट्रेवल करने के लिए, तो ये सब में क्या कन्वेंशनल फ्यूल अभी यूज होता है, लेकिन जब बायोफ्यूल होगा तो उसका मांग बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो इस मांगों को भी पूरा किया जा सकता है। और इसके उपयोग से क्या कार्बन उत्सर्जन में क्या कमी आएगी। इंटरेस्ट सबवेंशन योजना जो यानी जो 2 योजना शुरू किया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंटरेस्ट सबवेंशन योजना यह अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधित बायो मेथेनेशन परियोजनाओं और अभिनव व्यापार मॉडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और ऐसी परियोजनाओं में नवाचार का उद्देश्य समग्र ऊर्जा उत्पादन में सुधार लाना होता है, जिससे क्या ऊर्जा उत्पादन की जो लागत है वह कम से कम किया जा सके। यह जो ऋण योजना है लाभार्थियों को ऐसी परियोजनाओं के सामने आने वाले ऋण घटक पर ब्याज के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला जो है जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम का GIS आधारित इन्वेंटरी टूल। तो यह क्या टूल है जो पूरे भारत में उपलब्ध शहरी और औद्योगिक जैविक कचरे एवं उसकी उत्पादन क्षमता के जिले स्तर का अनुमान प्रदान करता है। और GIS टूल SME और परियोजना डेवलपर्स को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। और देश में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बायोमेथेनेशन के तीव्र विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है। अगला है जो बायोमेथेनेशन क्या है। तो बायोमेथेनेशन का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा जो कार्बनिक जो पदार्थ रहता है, मतलब जो कार्बन कंटेन करता है कार्बनिक पदार्थ को अवायवीय परिस्थितियों में, अवायवीय का मतलब क्या हो गया बिना अनारोबिक मतलब हवा के प्रेजेंस में नहीं, बिना हवा के, क्या बिना हवा के अवायवीय हो गया परिस्थिति मतलब बिना हवा के, तो हवा के प्रेजेंस में नहीं जो कार्बनिक जो पदार्थ है वह सूक्ष्म जैविक रूप में बायोगैस में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या बायोमेथेनेशन। बायोमेथेनेशन एक प्रक्रिया हो गया कि जिसके द्वारा जो कार्बनिक जो पदार्थ है उसको क्या बिना एयर के प्रेजेंस में सूक्ष्म जैविक रूप से बायोगैस में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। और यह सूक्ष्म जीवों के 3 मुख्य शारीरिक समूह शामिल है। एक क्या किण्वन बैक्टीरिया, कार्बोनिक अम्ल ऑक्सीकरण बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करेगा उसको, और तीसरा है मिथेनोजेनिक आर्किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो कार्बोनिक सब्सटेंस है या कार्बोनिक जो पदार्थ है वह हवा के बिना हवा के परिस्थिति में जो है बायोगैस में वह परिवर्तित किया जा सकता है। और क्या सूक्ष्म जीव के प्रेजेंस में, यह जो सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जैविक का मतलब हुआ क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे सूक्ष्म जीव है इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो हो गया बैक्टीरिया सब हो गया, इसके प्रेजेंस में जो है बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। सूक्ष्म जीव जैव रासायनिक रूपांतरणों के के माध्यम से क्या मीथेन गैस निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है गैस इससे निकलता है। अगला जो जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या क्या पहल है इसके बारे में। तो पहला जैव ईंधन का सम्मिश्रण इसका मतलब हुआ जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। सम्मिश्रण का मतलब हो गया मिलाना, तो जैसे जैव ईंधन को क्या मिलाकर उसे बढ़ावा देने के लिए क्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हो गया कार्यक्रम। इथेनॉल के लिए प्रशासनिक मूल्य तंत्र, तेल विपणन कंपनियों
के लिए खरीद प्रक्रिया को क्या सरल बनाना है और उद्योग अधिनियम 1951 के प्रावधानों में संशोधन आदि कुछ पहले की गई है। अगला इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो शोध करता है वह जैविक ईंधन उत्पादन के लिए साइनोबैक्टीरियम का उपयोग करते हुए एक विधि विकसित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या बायोडीजल या जैव ईंधन उत्पादन किया जाता है उसके माध्यम से। और हाल ही में जो सरकार है वह अधिशेष चावल को इथेनॉल में बदलने की अनुमति दी है, तो यानी चावल से भी अब इथेनॉल बन सकेगा। तो ये सब है स्टेप जो सरकार ले रही है इथेनॉल बनाने के लिए। अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं अभी। कुछ जो योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो है वह दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत अभी जो सेकेंड जनरेशन एक प्लांट अभी इथेनॉल का उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी 10 तारीख को हरियाणा में इसे उद्घाटन किया गया है। इसे उद्घाटन किया गया है पानीपत में। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट है। अगला है गोवर्धन योजना। गोवर्धन का जो फुल फॉर्म हो गया गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। यह खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद बायोगैस और बायो सीएनजी में बदलने और इस प्रकार गांवों को साफ रखने एवं ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। गोवर्धन जो योजना हो गया जो मवेशियों का गोबर जो रहता है उसका उपयोग करके बायो सीएनजी में बदलने के लिए यह एक योजना है। इससे क्या होगा कि जो गांव का वातावरण भी साफ रहेगा और जो ग्रामीण किसानों की जो आय है जैसे गोबर का भी उतना मूल्य नहीं मिल पाता है, लेकिन जब प्लांट लग जाएगा तो इससे क्या होगा किसानों का जो आय भी इससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला है रिस्पॉन्स यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिससे क्या जो कुकिंग ऑयल जो होता है हम लोग जो यूज करते हैं उस ऑयल को बायोडीजल में संग्रह एवं रूपांतरण करने में सक्षम हो, यानी कुकिंग ऑयल है उससे बायोडीजल बनाया जा सके। अगला है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018। इस नीति से क्या द्वारा गन्ने का रस चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर मीठा शरबत सोरगम स्टार्च युक्त सामग्री तथा मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त अनाज जो है उससे जैसे गेहूं हो गया टूटा हुआ चावल हो गया सड़ा हुआ आलू हो गया इसका उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु जो है कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया जा सके, मतलब अलग अलग जो सब्सटेंस है उससे इथेनॉल बनाया जा सके। तो इस पर भी एक नीति बनाया गया था 2018 में। आगे की सरकार की क्या राह है इसके दिशा में, तो भारत जैसे देश में क्या ईंधन में भारत जैसे देश में परिवहन में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने से कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी। जैसे भारत में जनसंख्या ज्यादा है तो भारत में परिवहन का संख्या भी बहुत ज्यादा है, मतलब गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती है। तो अभी हम लोग क्या कन्वेंशनल फ्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे डीजल यूज कर रहे हैं पेट्रोल यूज कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमको पेट्रोल डीजल का तो प्रोडक्शन भारत में उतना है नहीं, तो इसे हम लोग क्या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से क्या आयात करते हैं हम लोग। तो आयात अगर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको पैसा बाहर देना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर हम लोग जैव ईंधन का उपयोग करेंगे तो हमको क्या कच्चे तेल जो बाहर से आयात किए जाते हैं उसमें क्या पैसा हमको कम से कम देना पड़ेगा। दूसरा है एक बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था हेतु भारत के पास बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध है। इसके लिए देश में जैव ईंधन के उत्पादन की गुंजाइश बहुत अधिक है। जैव ईंधन नई नकदी फसलों के रूप में ग्रामीण और कृषि विकास में मदद कर सकता है। जैसे कि इसमें क्या कृषि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वह कृषि पर डिपेंडेंट हैं। तो हमारे पास एक बेनिफिट है जो कृषि जो एग्रीकल्चर भूमि है उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है उसको भी हम लोग यूज करके जो इथेनॉल बना सकते हैं या जैव ईंधन बना सकते हैं हम लोग। क्योंकि जो बहुत सारा जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है वह सड़ भी जाता है, तो इससे क्या होता है किसान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर वह जो सड़ा हुआ भी जो प्रोडक्ट रहेगा उसको अगर वह खरीद लेगा कोई कंपनी
इथेनॉल बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा, किसानों को की आय में भी उसको मदद मिलेगा। जैसे जो जट्रोफा जो एक प्लांट है जिससे हम लोग क्या इथेनॉल बनाते हैं, हम इससे इथेनॉल बनता है जट्रोफा प्लांट से। तो अगर जो किसान होंगे वह ज्यादा से ज्यादा इस फसल को अगर उगाएंगे तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ होगा भी, और इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कच्चे तेल के आयात में के बिल में भी कमी आएगी। ये तो हो गया जैसे ग्रामीण एरिया में, जो है ग्रामीण एरिया में मतलब एग्रीकल्चरल भूमि है, तो इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं तो उससे बनाने के लिए। अब क्या हम लोग शहर में आ जाते हैं, शहरी जो करण है इसमें भी बहुत सा नगर पालिका का जो कचरा रहता है इसका उपयोग करके जैव ईंधन इससे का अगर उपयोग करके हम लोग करने का प्रयास किए तो हमारा एक क्या जो कचरा बाहर पड़ा रहता है उसका यूज कर लें अगर, तो एक तो सफाई भी हो जाएगा हमारा, और दूसरा उस जो कचरा था उसको कहीं हम लोग फेंकते तो उसका एक उपयोग भी कहीं हो जाएगा। इसके लिए क्या एक अच्छी तरह से डिजाइन और कार्यान्वित जैव ईंधन नीति भोजन और ऊर्जा दोनों प्रदान यह कर सकती है। एक समुदाय आधारित बायोडीजल वितरण कार्यक्रम जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाता है, फीड स्टॉक को विकसित करने वाले किसानों से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक ईंधन का उत्पादन और वितरण करने वाला एक स्वागत योग्य कदम होगा। जैसे यानी कि जो सरकार अगर अलग अलग पहल कर सके, जो बायोफ्यूल है यानी जैव ईंधन है इसको बढ़ावा देने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम कर सके, नया नया टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर सके, जिससे क्या है गांव के कचरे हो, एग्रीकल्चरल कचरा हो या तो जो नगर पालिका का जो कचरा हो, उसका अगर उपयोग करने के लिए अगर एक अच्छा टेक्निक डेवलप अगर किया जा सके जिससे उसका उपयोग कर इथेनॉल में हम लोग कन्वर्ट कर सके, तो एक तो इसका बेनिफिट होगा कि जो शहरों में जो हर जगह जो कचरा लगा रहता है इसका संख्या कम जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग करके हम लोग जैव ईंधन बनाने लगेंगे। तो सरकार के लिए यह आगे की राह है, इसका उपयोग करे सरकार, और यह आने वाले भविष्य के लिए और अच्छा होगा, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है उसमें पेट्रोल डीजल यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हमको उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। सो सरकार को इस बारे में कदम उठाना होगा कि नया से नया टेक्निक विकसित करें, और अभी के समय में इथेनॉल प्लांट भी लगभग हर स्टेट में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का भी हर जगह हो रहा है, और आने वाले समय में भारत के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।